हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां एलएसी पर अब चीन की लगेगी लंका। मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना ने बनाई ये योजना। जी हां दोस्तों, आप भी जानकर सेनाओं को कहेंगे वाह, बताएंगे साथ ही साथ बताएंगे आपको, जहां अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर जहां भारत में मानवाधिकारों की स्थिति खराब है, ऐसा अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है। पूरी बात आपको बताएंगे दोस्तों, साथ ही साथ बताएंगे जहां खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ प्रवासी भारतीयों का बड़ा प्रदर्शन, जय हो गाने पर किया जमकर डांस। बताएंगे दोस्तों, डांस सिर्फ भारतीय प्रवासियों का ही नहीं बल्कि वहां के पुलिस कर्मी भी थिरके। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ बताएंगे जहां अमेरिकी अखबार ने की भाजपा की जमकर तारीफ, बताया दुनिया का सबसे बड़ा और अहम पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी की तारीफ। सारी जानकारी दोस्तों आपको आज बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते कि भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां एलएसी पर चीन की लगेगी लंका। मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना ने बनाई ये योजना। बता दे, 3 दिन पहले ही विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा था कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। बता दें कि पूर्वी लद्दाख से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीन के कारण लगातार गतिरोध की स्थिति है। इस बीच अब भारतीय सेना ने यहां ऊर्जा आपूर्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत सेना ग्रीन हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड परियोजना अपनाने जा रही है। इससे उत्तरी सीमाओं और पूर्वी लद्दाख में फॉरवर्ड बेस और तैनाती पर निर्बाध ऊर्जा सप्लाई की जा सकेगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारतीय सेना बिजली खरीद समझौते यानी पीपीए के माध्यम से उत्पन्न बिजली खरीदने की प्रतिबद्धता के साथ 25 साल के लिए पट्टे पर आवश्यक भूमि उपलब्ध करा रही है। प्रस्तावित परियोजनाओं को एनटीपीसी द्वारा पूर्वी लद्दाख में संयुक्त रूप से चिन्हित स्थान पर बिल्ड ओन एंड ऑपरेट यानी बीओओ मॉडल पर स्थापित किया जाएगा। जी हाँ, परियोजना में हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए पानी के हाइड्रोलिसिस के लिए एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना शामिल है। बहरहाल दोस्तों, रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अब तक जो क्षेत्र पावर ग्रिड से कटे हुए थे, वहां डीजल से चलने वाले जनरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा था। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की तर्ज पर भारतीय सेना ने उत्तरी सीमाओं के साथ साथ उन अग्रिम क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड पावर प्लांट परियोजना की स्थापना की प्रक्रिया आरंभ कर दी है, जो राष्ट्रीय या राज्य ग्रिड से नहीं जुड़े हैं। बहरहाल ये खबर चाइना में पहुंचते ही दोस्तों, चाइना को मिर्ची तो तगड़ी वाली लगने ही वाली है और वो जलकर राख जरूर हो जाएगा, क्योंकि एलएसी पर अब चीन की लंका लगने वाली है। बहरहाल दोस्तों, क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड पावर प्लांट परियोजना के लिए भारतीय सेनाओं को दोस्तों ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा दावा, भारत में मानवाधिकारों की स्थिति खराब, लिखा कि आतंकवाद से जूझ रहा जम्मू कश्मीर। बता दें, अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार यानी 20 मार्च को मानवाधिकार के मुद्दे पर अपनी वार्षिक एनालिटिकल रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़े जारी करते हुए भारत में हो रहे महत्वपूर्ण मानवाधिकार के मुद्दों और दुर्व्यवहार के बारे में बताया है। अमेरिका की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में 2022 में जुडिशियल कस्टडी में हत्या, प्रेस की स्वतंत्रता, धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाली हिंसा समेत मानवाधिकार उल्लंघन के कई घटनाएं सामने आई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के विभाग ने वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट जारी की और जो अमेरिकी संसद को दुनिया भर में हो रही मानवाधिकार की स्थिति के बारे में जानकारी देती है। इस सालाना रिपोर्ट में ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार जैसे कई अन्य देशों के साथ रशिया और चीन में भी बड़े पैमाने पर हुई मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं की आलोचना की गई है। बहरहाल दोस्तों, इस पर भारत ने पहले भी आपत्ति जताई है अमेरिका की इन रिपोर्ट्स पर। बता दें, भारत ने इससे पहले भी अमेरिकी सरकार की इस तरह की रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर दिया था। भारत ने जोर दिया था कि भारत में सभी के अधिकारों की रक्षा के लिए अच्छी तरह से स्थापित लोकतंत्र की प्रथा को और मजबूत किए जाने की जरूरत है। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया कि इंटरनेट पर रोक, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने पर पाबंदी, देश और विदेश के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों को प्रताड़ित किए जाने की भी घटनाएं हुई है। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका को ऐसी रिपोर्ट जारी करने से पहले भारत में आकर के खुद से एनालाइज करना चाहिए, पूर्ण रूप से ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, उसके बाद ये रिपोर्ट जारी करना चाहिए, ना कि हवा में कुछ भी जारी कर दिया जाता है। ऐसे में भारत ने आपत्ति जताई है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, और अमेरिका को क्या जवाब देना चाहेंगे, लिखना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां खालिस्तान
खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ प्रवासी भारतीयों का बड़ा प्रदर्शन। जय हो गाने पर किया जमकर डांस। लंदन में पुलिस कर्मी भी गाने पर थिरके भारतीयों प्रवासियों के साथ। जी हाँ, हाल ही में अमृतपाल सिंह के समर्थन में खालिस्तान समर्थकों ने लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने तिरंगे को उतारकर खालिस्तान का झंडा लगा दिया था। इसके बाद अब लंदन में भारतीयों ने एकजुटता दिखाते हुए खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और एक बड़ी मांग की। लंदन के मेयर सादिक खान और ब्रिटिश सरकार अपराधियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करे। भारतीयों द्वारा सभा में कहा गया है कि खालिस्तान को कोई मानने वाला नहीं है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम सादिक खान और ब्रिटिश सरकार से बयान नहीं बल्कि कार्रवाई की मांग करते हैं। एक वीडियो में प्रदर्शनकारियों को फिल्म स्लम डॉग मिलियनियर के जय हो की धुन पर नाचते देखा गया। गौरतलब है कि इस शांतिपूर्ण विरोध के दौरान ब्रिटिश सुरक्षा अधिकारी भी भारतीय प्रवासी के सदस्यों को थिरकती देशभक्ति की धुन पर थिरकते हुए देखा जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, बड़ी बात यही है कि वहाँ के पुलिसकर्मी भी भारतीय इस गाने पर भारतीय प्रवासियों के साथ झूमते नजर आए हैं। दोस्तों, ऐसे में अगर आप अपने भारत का जमकर समर्थन करते हैं और उन सभी भारतीय प्रवासियों का भी समर्थन करते हैं जो भारत के समर्थन में उतरे हुए हैं दोस्तों, तो आप इस वीडियो को जितना ज्यादा से शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर, और कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां लंदन पुलिस ने खालिस्तानी अवतार सिंह खांडा को किया गिरफ्तार। इसी ने भारतीय उच्चायोग पर तिरंगे को फेंका था नीचे। जी हाँ, क्या है इसका अमृतपाल से कनेक्शन बता दें। 19 मार्च को खालिस्तानी उपद्रवियों ने लंदन में भारतीय उच्चायोग में दाखिल होने की कोशिश की थी। साथ ही उच्चायोग के बाहर जमकर उत्पात मचाया था और यहाँ पर लगे तिरंगे को नीचे फेंक दिया था। आपको बता दें, जिसने तिरंगे को नीचे फेंका था दोस्तों, उसको लंदन की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसका नाम अवतार सिंह खांडा है। बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना के पीछे अवतार सिंह खांडा का ही हाथ था और खबरों के मुताबिक लंदन की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। खांडा ने ही उच्चायोग की पहली मंजिल पर लगे तिरंगे को निकालकर फेंका था। बहरहाल दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिसको पूरी दुनिया याद करे और दोबारा कोई तिरंगे पर हाथ तो क्या आंख तक उठाने की कोशिश ना कर सके, बुरी नजर से ना देख सके, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर पूर्व एयरफोर्स अफसर ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को सुनाई खरी खोटी, कहा तुम्हारे हाथ, यानी जो बाइडेन तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। जी हाँ, अमेरिका में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अमेरिका में ही विरोध का सामना करना पड़ा। एक रिटायर्ड एयरफोर्स के अधिकारी ने उन्हें खरी खोटी सुनाई। बाइडेन का विरोध करने वाले शख्स ने कहा कि मैं वायुसेना का एक अनुभवी कर्मी हूँ, मैं यहाँ एक पूर्व सैनिक के साथ आया हूँ। हम सोच रहे हैं कि हमें किसी ऐसे व्यक्ति के लिए वोट क्यों देना चाहिए जिसने युद्ध के लिए वोट किया और हमारे हजारों भाइयों और बहनों अनगिनत इराकी नागरिकों को मार डाला गया। उस शख्स ने आगे कहा कि आपने उस युद्ध को कराया, जिस व्यक्ति ने युद्ध को अंजाम दिया उसे मेडल भी दिया, तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं, आप अयोग्य हैं। मेरे दोस्त, आपकी नीतियों के कारण तमाम लोग मर चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, अमेरिका में हो रहे अगली बार राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों? क्या जो बाइडेन को दोबारा से आप लोग राष्ट्रपति होता हुआ देखना चाहेंगे अमेरिका का, या बिल्कुल नहीं? जो आप कहेंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा आपकी राय क्या है। देखते हैं हम लोग बात करें एक और खबर की, जहां पर अब पाकिस्तान के TPS-77 रडार का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों कि आखिर क्यों पाकिस्तान ने तैनात किया है ये अमेरिकी TPS-77। दरअसल ब्रह्मोस की डर से पाकिस्तान ने तैनात किया है ये अमेरिकी TPS-77 रडार। LOC से दिल्ली तक रखेगा नजर। बता दे पाकिस्तान से इस रडार को लेकर जो अब तक की खबर थी वो ये थी कि पाकिस्तान ने इस रडार को अमेरिका से खरीद करके भारत के नजदीक लगाया है दोस्तों, लेकिन इसके पीछे का बड़ा कारण पता नहीं था। लेकिन अब जो बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण निकलकर सामने आया है और वो है ब्रह्मोस के डर से पाकिस्तान ने तैनात किया है दोस्तों भारत के नजदीक। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 58 किलोमीटर दूर चोर छावनी में एक TPS-77 रडार साइट स्थापित किया है। TPS-77 मल्टी रोल रडार यानी MRR एक अत्यधिक सक्षम रडार सिस्टम है। इसका इस्तेमाल दुनिया भर में सिचुएशन अवेयरनेस और एयर ट्रैफिक पर निगाह रखने के लिए किया जाता है। TPS-77 रडार की फैमिली में अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के दो बड़े और नामी रडार शामिल है। आपको बता दें 2019 में पाकिस्तान ने बालाकोट हवाई हमले के दौरान खुद के रडार सिस्टम से भारतीय लड़ाकू विमानों का पता लगाने का दावा किया था। पाकिस्तान ने कहा था कि उसने भारतीय विमानों का पीछा करने के लिए अपने लड़ाकू विमान भेजे थे। हालांकि 2022 में भारत से गलती से फायर हुई ब्रह्मोस मिसाइल का पाकिस्तान डिटेक्ट नहीं कर पाया। इससे भारत से लगी सीमा पर पाकिस्तान के रडार कवरेज में बड़े गैप का खुलासा हुआ था।
अब पाकिस्तान के रडार नेटवर्क में विस्तार करने के साथ भारत के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी हो गया है कि उसके पास अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक जवाबी उपाय हो। बहरहाल दोस्तों, इन तैनातियों के पीछे पाकिस्तान में भारत को लेकर कितना बड़ा खौफ है दोस्तों, ये साफ झलकता है। बहरहाल आपकी इस पर जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां अमेरिका ने भारत को दी थी चीन से जुड़ी खुफिया जानकारी। क्या ये वाकई में सच है? आपको बता दें, व्हाइट हाउस ने इसका जवाब दिया है। व्हाइट हाउस ने सोमवार को उस खबर की पुष्टि करने से इनकार कर दिया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने पिछले साल भारतीय सेना को महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी मुहैया कराई थी, जिससे उसे चीनी घुसपैठ से सफलतापूर्वक निपटने में मदद मिली। व्हाइट हाउस में रणनीतिक संचार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के समन्वयक जॉन किर्बी ने खबर के बारे में पूछे जाने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नहीं, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, उन्होंने पुष्टि करने से मना किया, लेकिन इनकार भी नहीं किया कि ऐसा नहीं है। यूएस न्यूज ने एक विशेष खबर में दावा किया था कि भारत अमेरिकी सेना के अभूतपूर्व खुफिया सूचना साझा करने के कारण पिछले साल के अंत में हिमालय के ऊंचाई वाले सीमा क्षेत्र में चीन की सैन्य घुसपैठ का जवाब दे पाया। खबर के अनुसार अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में अमेरिकी खुफिया समीक्षा, जिसको जारी नहीं किया गया है, उसकी रिपोर्ट की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया है कि अमेरिकी सरकार ने पहली बार अपने भारतीय समकक्षों को चीन की स्थिति और सुरक्षा बल की ताकत के बारे में वास्तविक समय का विवरण प्रदान किया। बहरहाल दोस्तों, अमेरिका ने इस विस्तृत जानकारी देने से इनकार भी नहीं किया है, लेकिन इसकी पुष्टि भी नहीं की है। आपको क्या लगता है दोस्तों? बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां कंगाली में आटा गीला, आर्थिक पैकेज की गुहार लगाती पाकिस्तानी हुकूमत ने दी सब्सिडी तो आईएमएफ ने दागे सवाल, अब नहीं मिलेगा इसको लोन। बता दें, आर्थिक बदहाली का शिकार पाकिस्तान अपने हालात सुधारने के लिए विदेशी फंड चाहता है। इसके लिए वहां की हुकूमत ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से गुहार लगाई थी। आईएमएफ ने पाकिस्तानी हुकूमत को कहा था कि वे एक देश की तरह बर्ताव करना सीखें और एकत्रित रकम को सब्सिडी जैसी सुविधाओं में उठाने से बचे। मगर कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने अब अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने यहाँ पेट्रोल और गेहूं के आटे पर सब्सिडी का ऐलान कर दिया है, जिससे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने नाराजगी जाहिर की है। आईएमएफ ने शहबाज शरीफ की हुकूमत के ईंधन पर सब्सिडी देने की मंशा पर सवाल उठाया है और कहा कि इस बारे में उनसे कोई सलाह नहीं ली गई थी। आईएमएफ के ऐतराज जताने पर अब इस वैश्विक एजेंसी से पाकिस्तान को आर्थिक पैकेज मिलने की संभावना धूमिल हो गई है। चलते अगली खबर की तरफ, इसी से जुड़ी, जहां दोस्तों पाकिस्तान में गरीबी की हालत है, बदहाली की स्थिति है। ऐसे में पाकिस्तान में आसमान छू रहे आटे के दाम के बीच अब वहां के लोग ट्रकों से लूट कर ले जा रहे हैं बोरियां। आखिर कब सुधरेंगे पाकिस्तान के हालात? बता दें, अब वहां की आवाम आटा, दाल, टमाटर को अफोर्ड नहीं कर पा रही है दोस्तों, खरीद नहीं पा रही है, तो अब चोरी पर और छीना झपटी पर उतर गई है। ट्रक ड्राइवरों को मारा जा रहा है और उनके ट्रक से जितनी भी खाद्य सामग्री है सबको रुकवा करके दोस्तों लूटपाट मचाया जा रहा है पाकिस्तान से। ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल पिछले कई हफ्तों से देश में आटे की कीमतें आसमान छू रही हैं। कराची और देश के अन्य हिस्सों में आटे की कीमतों के सभी रिकॉर्ड ही टूट चुके हैं दोस्तों। और पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार गेहूं के आटे 20 किलो का बैग 3100 पाकिस्तानी रुपए यानी करीब 910 भारतीय रुपए के हिसाब से पहुंच गया है। कीमतों में भारी बढ़ोतरी के वजह से वहां की आवाम छीना झपटी पर उतर गई है दोस्तों। ये सबसे बड़ी खबर हमने आपको बताया। अब आप इस खबर से अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि क्या स्थिति होगी पाकिस्तान में। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां जापान समंदर में उतारेगा सबसे अपना खतरनाक पनडुब्बी, पानी के अंदर सफेद वेल उड़ाएगी चीन के होश। जी हां, एक शांत देश अब बहुत बदल चुका है। चीन की तरफ से मिलती चुनौतियों ने उसे बदलने पर मजबूर कर दिया है। पहले जापान ने अपनी राष्ट्रीय रक्षा नीति में बदलाव किया और अब पनडुब्बियों के बेड़े को बदल रहा है। एशिया निक्केई की एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान चुपचाप अपनी पनडुब्बी क्षमता को बढ़ाने में लगा हुआ है। वो अपने बेड़े में कुछ ऐसी पनडुब्बियों को शामिल कर रहा है जो काफी खतरनाक है। इस अपग्रेडेशन के बाद जापान चीन के साथ प्रतिद्वंदिता कर पाएगा। सोमवार को जापान के रक्षा मंत्रालय को नई पनडुब्बी हुकूमी मिली है, जिसे कावासाकी हेवी इंडस्ट्री ने तैयार किया है। जापानी भाषा में हकुगी का मतलब होता है सफेद वेल। ये पनडुब्बी ताई कैटेगरी की है, जो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी और लिथियम आयन बैटरी से लैस है। ये पनडुब्बी काफी लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है, साथ ही इसे ऑपरेट करना भी आसान है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां इस बार जापान करेगा G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी। यूक्रेन के अलावा इन मुद्दों पर ध्यान रहेगा केंद्रित। बता दें, जापान में 19 मई को G7 शिखर सम्मेलन की शुरुआत होगी और भारत G20 की मेजबानी
कर रहा है तो जापान G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और इस बीच जापान के स्थानीय न्यूज चैनल ने बताया कि वर्तमान G7 अध्यक्ष जापान यूक्रेन के अलावा अन्य वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा और अन्य सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच ये मुद्दा उठाएगा। WHO ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण को कम करने के लिए जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए G7 का आह्वान किया है। उनका मानना है कि जापान डीकार्बनाइजेशन तकनीक की वकालत और निवेश करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अमेरिका के दौरे पर जाएंगी ताइवानी राष्ट्रपति। बढ़ती नजदीकी पर चीन को बड़ा ऐतराज। जी हां, अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच ताइवानी राष्ट्रपति अमेरिका का दौरा करने वाली हैं। ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन इस महीने के अंत में न्यूयॉर्क और दक्षिणी कैलिफोर्निया की यात्रा करेंगी। ताइवान के प्रमुख विपक्षी नेता की चीन यात्रा के ऐलान के बाद साई की अमेरिका यात्रा रणनीतिक रूप से काफी अहम है। वहीं चीन की तरफ से ताइवान और अमेरिका के करीब आने पर सख्त ऐतराज जताया गया है। ताइवानी राष्ट्रपति की अमेरिका यात्रा के ऐलान का समय रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि पूर्व ताइवानी राष्ट्रपति मा यिंग जियू अगले हफ्ते चीन की यात्रा करने वाले हैं। मा विपक्ष के नेता है और चीन के साथ करीबी रिश्ता रखते हैं। उनकी यात्रा की घोषणा इसलिए हैरान करने वाली रही है क्योंकि बीते कुछ वक्त में चीन और ताइवान के रिश्ते सामान्य नहीं रहे हैं। 2016 में ताइवान की राष्ट्रपति बनने के बाद साई इंग वेन 7वीं बार अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। जी हां, बात करें एक और खबर की, जहां चीन ने 53 देशों में बनाए 102 गुप्त पुलिस स्टेशन। बनते जा रहा सबसे बड़ा खतरा। आखिर चीन से ये कैसे ऑपरेट होता है, आपको सारी जानकारी बताएंगे। बता दें, दुनिया के अलग अलग देशों में चीन के गुप्त पुलिस स्टेशन सुरक्षा के लिहाज से नया खतरा बनता जा रहा है। स्पेन स्थित मानवाधिकार ग्रुप सेफ गार्ड ने सितंबर 2022 में पहली बार इसका खुलासा किया था। इसमें बताया है कि चीनी प्रवासी पुलिस स्टेशन यानी कॉप्स 5 महाद्वीपों में ऑपरेट हो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 53 देशों में लगभग 102 ऐसे स्टेशन चल रहे हैं। कॉप्स का नेटवर्क चीन स्थित पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो यानी PSB की ओर से 2016 में स्थापित किया गया था। वे सूचना इकट्ठा करने, ऑपरेशंस को प्रभावित करने और दमनकारी गतिविधियों में शामिल है। इनका टारगेट विदेशों में अपराधियों, धोखेबाजों, भ्रष्ट अधिकारियों, राजनीतिक विरोधियों और असंतुष्टों जैसे कि तिब्बतियों, उइगरों व चीन विरोधी आवाज को दबाना है। जी हां, चलते अगली खबर की तरफ, जहां यूक्रेन ने रशिया की कैलिबर क्रूज मिसाइलों को उड़ाया। ट्रेन से ले जाई जा रही थी क्रीमिया। जी हां, यूक्रेन रशिया के बीच चल रहे युद्ध का अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आ रहा है। इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी क्रूज मिसाइलों को हवाई हमले में नष्ट कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार मिसाइलों को रशिया के कब्जे वाले क्रीमिया में दजाइन कोई शहर से ट्रेन से ले जाया जा रहा था। क्रीमिया पर 2014 से रशिया का कब्जा है। हालांकि यूक्रेन ने क्रीमिया विस्फोट और बाद में रूसी क्रूज मिसाइलों के नष्ट करने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर नहीं ली है। बताया जा रहा है कि मिसाइलों को ट्रेन के जरिए ले जाया जा रहा था और इन्हें पनडुब्बी के जरिए लॉन्च किया जाना था। रशिया के कब्जे वाले क्षेत्र क्रीमिया के प्रमुख सरगई अस्तियोनोव ने विस्फोट की पुष्टि की और कहा कि इसके परिणाम स्वरूप रक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई थी। चलते एक और खबर की तरफ, जहां पश्चिमी देशों को खुश करने के लिए यूक्रेन को टैंक भेजेगा कंगाल पाकिस्तान। आखिर क्या है पाकिस्तान की चाल, बता दें। कंगाल पाकिस्तान ने विदेशी कर्ज के लिए अब पश्चिमी देशों को खुश करने का नुस्खा अपनाने का नया दाव चला है। पाकिस्तान जो 1 साल पहले यूक्रेन युद्ध में रशिया के साथ खड़ा था, अचानक से उसने अपना पाला बदल लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान अब यूक्रेन को युद्ध के लिए टैंक देने पर विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान 44 T-80 UD मुख्य युद्धक टैंक यूक्रेन को भेज सकता है। खास बात यह है कि ये टैंक पाकिस्तान ने 1980 के दशक में यूक्रेन से ही खरीदे थे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर 1 साल में ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान ने अपना पाला ही बदल लिया, और क्या इसमें अमेरिका की कोई चाल है। 1 साल पहले तक जो पाकिस्तान रशिया के साथ खड़ा था, वो अब अचानक यूक्रेन को युद्ध में मदद देने पर विचार कर रहा है। बताया जाता है कि युद्धक टैंक के अलावा यूक्रेन को गोला बारूद और अन्य रक्षा आपूर्ति भी पाकिस्तान के तरफ से दी जाएगी। बहरहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, अचानक कैसे पाकिस्तान इतना बदल गया, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करते हैं, जहां श्रीलंका पाकिस्तान की तरह चीन के कर्ज में डूब न जाए बांग्लादेश। पीएम शेख हसीना को सताई इस बात की चिंता। दरअसल चीन वर्ल्ड ऑर्डर को बदलना चाहता है। जिस जगह पर अमेरिका खड़ा है वहां से उसे उखाड़ फेंक अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहता है। ये करने के लिए चीन की अपनी एक रणनीति है। वो हर पहलू पर तेजी से काम कर रहा है। उसी रणनीति का एक हिस्सा डेप्ट ट्रैप
ट्रैप भी है जहां पर चीन गरीब देशों को कर्ज देकर उन्हें अपने काबू में करना चाहता है। वो श्रीलंका के साथ ये कर चुका है, पाकिस्तान में उसका कर्ज वाला दाव अभी जारी है। इस बीच बांग्लादेश भी क्या अब चीनी कर्ज से डर गया है? जिस कर्ज ने श्रीलंका को कंगाल कर दिया, पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया, क्या बांग्लादेश भी उस जाल में फंसता जा रहा है? बता दें कि अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ऐसा नहीं मानती है। एक इंटरव्यू में उन्होंने जोर देकर कहा है कि बांग्लादेश किसी एक अकेले देश पर अपनी आवश्यकताओं के लिए निर्भर नहीं है। चीनी कर्ज को लेकर पूरी तरह सतर्क है सरकार। हम ज्यादातर जो भी कर्ज लेते हैं वो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से आता है। चीन तो हमें काफी कम कर्ज दे रहा है। चलते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां अफगानिस्तान से दिल्ली तक भूकंप से दहशत झटकों ने पाकिस्तान को भी डराया। बता दे बड़ी अपडेट, मंगलवार रात करीब 10:17 पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर भारत में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र हिंदू कुश रीजन रहा, जहां इसकी तीव्रता 6.6 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की एक रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान के फैजाबाद से 133 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया। ऐसी रिपोर्ट है कि कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन और किर्गिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। धरती में कंपन महसूस होते ही लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। भारत की बात करें तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। उत्तरकाशी और चमोली सहित उत्तराखंड के अनेक स्थानों पर मंगलवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। दिल्ली के आसपास के इलाकों के अलावा हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी ये झटके महसूस किए गए। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपके यहाँ पर क्या कोई भूकंप आया था? क्या आपने झटका महसूस किया? दोस्तों कमेंट में वाक्य लिखना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बीजेपी यानी भाजपा दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पार्टी, जी हां, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ। योगी आदित्यनाथ और आरएसएस की भी की तारीफ। जी हां, अमेरिकी अखबार ने फिर एक बार भारत की भारतीय जनता पार्टी की जमकर तारीफ की है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को वॉल स्ट्रीट जर्नल के ओपिनियन पोल में दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पार्टी बताया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल यानी WSJ ने लिखा है कि ये पार्टी 2014 का लोकसभा चुनाव जीतकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की सत्ता में आई थी। उसके बाद इसने 2019 में लगातार दूसरा चुनाव जीता और अब 2024 के आगामी चुनाव में फिर से जीत की ओर बढ़ रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल एक प्रमुख अमेरिकन मीडिया संस्था है दोस्तों। इसकी विश्व के एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र के रूप में गिनती की जाती है। सोमवार को इसकी पोर्टल पर वॉल्टर रसेल मिड ने एक ओपिनियन आर्टिकल पब्लिश किया जो कि 700 से ज्यादा शब्दों में लिखा गया था। उसमें कहा गया कि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण विदेशी राजनीतिक पार्टी है और इसे कम नहीं आंका जा सकता। उन्होंने लिखा कि निकट भविष्य में बीजेपी एक ऐसे देश में अपना दबदबा बनाएगी जिसकी मदद के बिना बढ़ती चीनी शक्ति को संतुलित करने के अमेरिकी प्रयास विफल हो जाएंगे। उन्होंने बीजेपी के साथ साथ आरएसएस और योगी जी की भी जमकर तारीफ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात का जिक्र किया। मीड ने लिखा कि बीजेपी और आरएसएस एक वरिष्ठ नेताओं और उनके कुछ आलोचकों के साथ गहन बैठकों के बाद मैं ये पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि अमेरिकी और पश्चिमी लोगों को एक जटिल और शक्तिशाली आंदोलन के साथ और अधिक गहराई से जुड़ने की आवश्यकता है। हाशिए पर छोड़ गए बुद्धिजीवी और धार्मिक उत्साही लोगों से मिलकर आरएसएस शायद दुनिया का सबसे शक्तिशाली नागरिक समाज संगठन बन गया है। उन्होंने कहा कि जब मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सेवारत एक हिंदू भिक्षु योगी आदित्यनाथ से मिला, जिन्हें इस आंदोलन के सबसे कट्टरपंथी आवाजों में से एक माना जाता है और कभी कभी 72 वर्षीय पीएम मोदी को उत्तरकाशी भी समझा जाता है, उनसे मेरी बातचीत उत्तर प्रदेश में निवेश और विकास लाने के बारे में हुई थी। वो लोग बहुत अच्छे हैं। ऐसा दोस्तों कहीं और नहीं बल्कि अमेरिकी रिपोर्ट में लिखा गया। अगर आप भी मानते हैं ये लोग हैं ही तारीफों के काबिल और भारत है ही तारीफों के काबिल, तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी, लॉन्ग लिव योगी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोग दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में अगली बार किसको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहेंगे, कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते हैं भारत की जनता मोदी जी को लेकर क्या कहती है। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।